एक छोटे से गांव में देवेंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में आज से 5 साल पहले तक सब कुछ ठीक ठाक और बहुत अच्छा चल रहा था। खेतीबाड़ी भी अच्छी हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 5 साल पहले उसकी फसल खराब हो गई और उसके बाद कभी भी उसके खेतों में ढंग से कोई फसल नहीं हुई, जिस कारण आज देवेंद्र और उसके परिवार की हालत बेहद खराब थी। वो दाने दाने को मोहताज हो चुके थे, लेकिन देवेंद्र अपने खेतों से बहुत प्यार करता था और इसलिए आज फिर वो ककड़ी के बीज लेकर अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि तभी पड़ोस में रहने वाला उसका एक मित्र, जिसका नाम गोपाल था, वो देवेंद्र को आवाज लगाता है। फसल तैयार करने का सीजन शुरू हो गया है। इस बार फिर किस्मत आजमाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया खेतों में। पिछले 5 साल से कोई भी फसल तैयार होने से पहले ही खराब हो जाती है। बहुत बुरा हुआ भैया, बहुत बुरा हुआ। सचमुच में तुम्हारे खेतों पर किसी की नजर लग गई है। देखो, क्या पता इस बार तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए, और अगर अच्छी ना हो तो देखो भाई, बुरा नहीं मानना। तुम्हारे साथ ऐसा होता आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। अगर बुरी फसल हो तो इस बार अपने खेत बेच देना, कम से कम तुम्हें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। देवेंद्र ने गोपाल की तरफ गुस्से में देखा, क्योंकि उसे अपने खेत बहुत प्यारे थे। वो खेतों में जाता है, खेत को तैयार करता है और उसके बाद ककड़ी के बीज और पानी डालकर वो घर आ जाता है। सुबह से माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, इस बार हमारे खेतों में फसल होगी? पता नहीं, मैंने हर बार की तरह इस बार भी बहुत मेहनत की है। बस एक कारण समझ में नहीं आ रहा। आसपास के किसानों की फसल लहरा रही होती है और मेरी फसल खराब हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तभी गोपाल की पत्नी वहां आ जाती है। दरवाजे से निकल रही थी, आपकी बात सुनाई दी। मैंने पूरी बात सुन ली है। भगवान पर भरोसा रखो, इस बारी फसल अच्छी होगी। तुम हमारे अच्छे मित्रों में से हो। एक तुम ही तो हो जो हमें और हमारे दुखों को समझते हो। ये तो आपसदारी का मामला है, इतना तो बनता ही है। और फिर वो दरवाजे से निकलते वक्त हंसते हुए बाहर आ जाती है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन न जाने क्यों हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि मैं बीज लेकर घर से निकलता हूँ, गोपाल मिल जाता है। तुम तो बेवजह शक कर रहे हो। हमारा काम नहीं बन रहा है, इसमें गोपाल का क्या कसूर है? 15 दिन तक खेतों में छोटे छोटे पौधे निकल आए। ये देखकर देवेंद्र बड़ा खुश था। उसने जुताई की और खेतों में पानी दिया और वहीं खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की कि इस बार उसके खेतों में फसल तैयार हो जाए। तभी वहां पर गोपाल आ जाता है और खेतों को देखने के बाद, इस बार तो लग रहा है तुम्हारी फसल अच्छी होगी। हाँ, माता रानी सब ठीक करेगी। देवेंद्र वहां से चला आता है। गोपाल बहुत देर तक खड़ा हुआ देवेंद्र की फसल को देखता रहता है और फिर कुटिल मुस्कान के साथ वो वहां से चला जाता है। और कुछ दिनों बाद जब देवेंद्र अपने खेतों को सुबह सुबह देखता है तो फिर से वो रोने लगता है, क्योंकि उसका खेत और उसमें लगी हुई छोटी छोटी ककड़ियां खराब हो चुकी थीं। आसपास के किसान आकर उसे दिलासा दे रहे थे। भैया, बड़ा दुख हुआ जानकर। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? देखो भाई, कब तक इधर उधर से लेकर घर का गुजारा करोगे? मेरी बात मानो तो खेत बेच दो और शहर जाकर मेहनत मजदूरी कर लो। अब इस खेत में कभी फसल नहीं लहराएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया? भला अपने खेत भी कभी बेचे जाते हैं? जरूर कोई और बात है, सब ठीक हो जाएगा देवेंद्र भाई। तभी वहां पर गोपाल आ जाता है। अरे तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना उसका दुख कितना बड़ा है, और तुम ऐसी बातें करके उसे और दुखी कर रहे हो। जाओ जाओ, अपने खेतों में काम करो। देखो ना गोपाल, कितनी अच्छी ककड़ियां लगी थी और सारा खेत खत्म हो गया, सारा खेत खराब हो गया। बस एक ही छोटी सी ककड़ी बची है। क्या इसे लेकर जाऊं घर पर? पता नहीं भाई, अब क्या कहूं, तेरे साथ क्या हो रहा है। मन छोटा मत कर और इस बार दिल कड़ा करके फैसला ले और खेत बेच दे। देवेंद्र उस छोटी सी ककड़ी को लेकर घर आ जाता है। सारे परिवार में मातम छा जाता है। बाबा, इसका मतलब मैं इस साल भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा? क्या बाबा, इस साल हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे? फिर से हम लोग घर पर बैठेंगे? देखो बच्चों, अभी चुप हो जाओ। बाबा बहुत परेशान है, जाओ जाकर बाहर खेलो। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं, लेकिन देवेंद्र बहुत दुखी मन से कहता है, उन्हें बाहर भेजने से क्या होगा? सारा कसूर मेरा है। मैं अपने परिवार को अच्छे से नहीं पाल रहा। मुझे तो इस संसार से ही बाहर हो जाना चाहिए।
कैसी बातें कर रहे हो? शुभ शुभ बोलो जी। रात को सारा परिवार आधा पेट खाना खाकर सो रहा था। आज तो देवेंद्र की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसने अपनी जान देने की ठान कर वो गांव के बीचों बीच बने हुए कुएं के पास चला जाता है। वो छलांग लगाने ही वाला था कि तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। ये तुम क्या कर रहे हो देवेंद्र? कोई तुमसे जलता है और तुम उसके लिए अपनी जान दे रहे हो? उसके चेहरे से पहले नकाब उतारो और फिर देखो तुम्हारा खेत कितना अच्छा लहलहाएगा। कौन है? कौन है यहाँ? तभी देवेंद्र को हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कुएं के किनारे पर वही ककड़ी है जो वो खेत से लेकर आया था। ककड़ी को उछलता कूदता देखकर वो बड़ा हैरान हो जाता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं वही ककड़ी हूं जो तुम्हारे खेत में अकेली बची थी। अगर मैं जादुई ककड़ी ना होती तो शायद मैं भी तुम्हारे खेत की फसल की तरह खत्म हो जाती। अभी तुमने मुझसे कहा कि कोई मुझसे जलन खाता है। कौन है वो? कौन मुझे दुख देना चाहता है? वही जो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता है। फिर जादुई ककड़ी देवेंद्र को वही कुछ दिखाती है जिसमें उसे नजर आता है कि खेत में बहुत अच्छी फसल खड़ी है, लेकिन गोपाल रात को जाता है और सारे खेत में एक दवाई छिड़क देता है, जिस कारण सुबह तक सारी फसल खराब हो जाती है। दोस्ती के नाम पर उसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में होश में काम लो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पर तुम्हारे पास तो सबूत है ना, तुम सबको दिखाना। तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। गुस्से में इतना होश होना चाहिए कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं एक जादुई ककड़ी हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर सबको पता चल गया कि मैं तुम्हारे पास हूं और गोपाल को, तो फिर तो वो तुम्हें और दुख देगा। वो कहावत सुनी है ना, अपना ध्यान रखो तभी तो तुम दूसरों का ध्यान रख पाओगे। ककड़ी की बात सुनकर देवेंद्र शांत हो जाता है। देवेंद्र घर आ जाता है और अगले दिन की सुबह उनके घर में बड़ी ही खुशियां थी। उनके घर में आज भरपूर खाना बना था और देवेंद्र खुशी खुशी अपने खेतों की तरफ जा रहा था कि तभी गोपाल मिलता है। क्या बात है देवेंद्र भाई, तुम तो बड़े खुश हो। कल तो बहुत रो रहे थे। क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? बस खजाना ही समझो। मैं अपने खेतों को फिर से तैयार करने जा रहा हूं। अभी तो समय है, मैं फिर से फसल लगाऊंगा। फिर से बेवकूफी कर रहे हो। मैंने कहा ना, तुम्हारे खेतों में फसल नहीं होती है, इसे बेच दो। बस ये आखिरी कोशिश है। अगर मेरी फसल नहीं हुई तो मैं खेत बेच दूंगा और वादा करता हूं तुम्हें ही अपना खेत दूंगा। ये सुनकर गोपाल बड़ा खुश हो जाता है। वहीं देवेंद्र जादुई ककड़ी की मदद से अपना खेत तैयार कर लेता है और कुछ दिन बाद उसकी फसल पर फिर से छोटी छोटी ककड़ियां आ जाती हैं और ये देखकर गोपाल को जलन होती है। वो रात को फिर से दवाई लेकर खेतों में आता है, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। जादुई ककड़ी की मदद से वहां पर सभी किसान रात को छुपे हुए थे। जैसे ही वो दवाई डालने लगता है, सभी किसान रोशनी कर देते हैं और इस तरह गोपाल रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तुम तो आस्तीन का सांप निकले। मुझे अपना दोस्त कहते थे और मेरी फसल खराब कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बताओ मुझे। पहले तो गोपाल सफाई देता है, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण आखिर में वो देवेंद्र से कहता है कि उसकी नजर शुरू से ही उसके खेतों पर थी, क्योंकि उसके खेत उसके खेत के साथ ही थे और वो चाहता था कि फसल खराब होने के बाद तुम उसे अपने खेत कम दामों में बेच दोगे, जिस कारण उसके परिवार के पास बहुत बड़ा खेत हो जाएगा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक दोस्त अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है। पंचायत बैठाई ही जाती है। गोपाल को हर साल हुए देवेंद्र के नुकसान का भुगतान भरने के लिए कहा जाता है और इस बार देवेंद्र के खेतों में ककड़ी की फसल लहलहा रही थी। वो उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा दाम लेता है। घर के हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। जादुई ककड़ी की मदद से उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और उधर गोपाल इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन, मुझे माफ कर दो देवेंद्र,
मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया मैंने। मेरे मन में तुम्हारे खेतों के लिए पहले से ही लालच था, और फिर मुझे एक ऐसी दवाई मिल गई जो रातों रात खेत को खराब कर देती है। मुझे माफ कर दो, मैं अब आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बस तुम अपने पैसे वापस मत लो। ये तुम कह रहे हो? आज तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है, लेकिन उस समय तुम्हें चिंता नहीं हुई। 5 साल मेरे परिवार में कितनी गरीबी देखी है, हम भूखे पेट सोए हैं। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए, तुमने मेरा नुकसान किया है। एक दिन गोपाल की पत्नी आकर बहुत रोना धोना करती है। मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती थी, और तुमने क्या किया? तुम भी जानती थी कि तुम्हारे पति ने हमारे साथ क्या किया है, और तुम यहाँ पर आकर झूठी बातें, झूठी दिलासा देती थी। अब गांव में कोई भी गोपाल और उसके परिवार से बातें नहीं करता था, और उधर सारे गांव को देवेंद्र और उसके परिवार से हमदर्दी थी। अब तो देवेंद्र बहुत खुश था। जादुई ककड़ी की मदद से सब कुछ सही हो गया था।